नमस्कार। हमारे साथ हैं आज सुधाकर सिंह जी, पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं बिहार के। और इनका नाम नहीं जानते हो लोग, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सोशल मीडिया का जहां तक सवाल होता है तो सोशल मीडिया पर हम इनके नाम में से सू हटा करके सिर्फ धाकड़ सिंह बुलाते हैं। ये इसलिए क्योंकि बिहार के ये ऐसे इकलौते शायद मंत्री रहे होंगे जिन्होंने कृषि विभाग में काम करते हुए ये बयान दिया था कि ये विभाग चोरों का है और मैं चोरों का सरदार हो गया हूं। ऐसा बयान देने वाले नेता शायद ही आपको मिलेंगे। लोग कुर्सी से चिपक कर रहना चाहते हैं और कोई नेता कुर्सी छोड़ देने के लिए इतना लालायित हो, ऐसा कम ही नजर आता है। तो आइए कृषि के बारे में जो सवाल नहीं पूछे जाते, आम विमर्श में जो चीजें नहीं आती, उन चीजों के बारे में हम लोग सुधाकर सिंह जी से बात करते हैं। नमस्कार सुधाकर सिंह जी। सुधाकर सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि बिहार में जैसा कि आप जानते होंगे कि कृषि सुधार, जो भूमि सुधार थे, वो तो लागू हुए नहीं अच्छी तरह। हालांकि नियम कानून के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हम लोगों के पास बना था कृषि जो भूमि सुधार के जो बिल थे, लेकिन भूमि सुधार का बिल लागू हुआ नहीं कभी सचमुच में यहाँ पे। तो ऐसे में जो बड़ी जोत का किसान होता है, जिसको हम लोग 2.5 एकड़ से ज्यादा का जोत वाला किसान कहते हैं, और छोटी जोत वाला जो किसान होता है जो 2.5 एकड़ से कम वाला है, इन दोनों किसानों की समस्याओं में आपको जमीनी स्तर पर अंतर क्या दिखता है? पहले तो इस बिहार में और इस देश में ये आज तक हमको समझ में नहीं आया था कि भूमि सुधार का परिभाषा क्या है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भूमि सुधार नहीं हो सकता, लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकता। ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। संपत्ति का बंटवारा एक नेचुरल प्रोसेस है, एक अलग सवाल है। और केवल जमीन का बंटवारा क्यों, सभी तरह के संपत्तियों का बंटवारा होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्स का भी बंटवारा होना चाहिए। व्यक्ति पर कैपिटा, उसको जो राष्ट्र की संपत्ति है कैश के रूप में, वही पर व्यक्ति के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। इस देश में तो आश्चर्यजनक बहस हुआ कि धन्ना सेठों ने चलाया कि जमीन का बंटवारा होना चाहिए और जमीन बंटवारा लैंड रिफॉर्म के नाम पर होना चाहिए, जबकि लैंड रिफॉर्म एक अलग सवाल था। लैंड रिफॉर्म में क्या होता है कि जमीन को एक जगह किया जाता है एकत्रित। जैसे कि जमीन अगर 10 एकड़ है मेरा और 10 जगह हो तो वह प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन वही जमीन अगर एक जगह हो जाए तो प्रोडक्टिव हो जाएगा। तब रिसोर्सेज हमारे कम लगेंगे, हमारा एनर्जी कंजम्पशन घट जाएगा, उसका देख रेख का कॉस्ट घट जाएगा मेरा, या उसको हम कोई भी चीजों को हम डिमार्क कर सकेंगे, हम बैरिकेटिंग कर सकेंगे जानवरों से। आप जानते हैं बिहार में घोड़परास का बड़ा झंझट है। तो अब हम, लेकिन 10 जगह जमीन है तो उसका हम फेंसिंग नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो 10 एकड़ एक जगह हो तो फेंसिंग करना आसान हो। पानी की सुविधा नहीं है, नहर की सुविधा। तो अगर हमको अगर 10 जगह पे हमको बोरी करना हो तो एक बोरी का कॉस्ट 2 लाख है, तो 10 जगह हो गया 20 लाख लग गया। लेकिन अगर 10 एकड़ मेरा एक जगह हो तो एक बोरिंग की जरूरत होगी, 2 लाख में हो जाएगा। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। तो लैंड रिफॉर्म और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग तरीके से देखना होगा। बिहार में ना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना लैंड रिफॉर्म हुआ। एक तरह से कहा जाए तो इस बिहार में लैंड रिफॉर्म पे भी चर्चा ही नहीं हुआ कि लैंड रिफॉर्म है क्या, उसका बेसिक एजेंडा है क्या। बेसिकली केवल बड़े किसानों को टारगेट करने के नाम पर लैंड रिफॉर्म की बात की गई। सीधे बात कहना है ना, राजनीति में छुपा के क्या बात करनी। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो कि मैक्सिमम सेलिंग इससे ज्यादा जमीन का नहीं होगा, ये मान लिया मैंने। लेकिन ये सेलिंग केवल जमीन पर क्यों? जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं अडानी अंबानी, उन पर क्यों नहीं सवाल? आप असीमित कैसे आप धन इकट्ठा कर सकते हैं देश में? वहां कोई कानून नहीं। तो एक तरह से वोट बैंक की राजनीति है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते हो, उसको कहा जाता है लैंड रिफॉर्म। यह है मानसिक दिवालियापन, बौद्धिक दिवालियापन इस बिहार में रहा। राजनेताओं का हो या जो थिंक टैंक आते हैं अपने को, उन लोगों का ये मानसिक दिवालियापन, जिसके चलते बिहार भूख से मौत की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जितनी उत्पादन बिहार में होना चाहिए, हम उसकी आधी उत्पादन कर रहे हैं पंजाब के मुकाबले। मैं अमेरिका से नहीं तुलना कर रहा हूं, अब उसकी तुलना करें तो एक अलग सवाल है। भारत में पंजाब के मुकाबले में आधा उत्पादन कर रहा हूं। 65 लाख हेक्टेयर की खेती में 3-3.5 करोड़ टन पैदा कर रहे हैं अनाज, और हम 65 लाख हेक्टेयर में हम 2 करोड़ का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि हमारे पास सबसे बेहतर जमीन है। 200% इरिगेटेड लैंड है, मतलब जितना पानी जरूरत है उसका 2 गुना बिहार के पास पानी उपलब्ध है। हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है,
और हम आज इस देश में सबसे ज्यादा इनपुट जो फर्टिलाइजर होता है और नेशनल एवरेज तो छोड़िए, हम पंजाब को सरपास कर गए 250 केजी पर हेक्टेयर। फिर उत्पादन आधा कैसे इस बिहार के भीतर? मैंने इसीलिए कहा था कृषि विभाग में भारी समस्या है जिसका समाधान ढूंढना होगा। शब्द मेरे कड़े हो सकते हैं, मैं कई बार कहा कि शब्द शायद मैं गुस्से में कड़े शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन कभी जीवन में जो मैंने कहा उसे पीछे नहीं जाऊंगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक और सवाल जो अक्सर उठता है, पिछले कुछ वर्षों से, करीबन 15 वर्षों से बिहार सरकार एक कृषि रोड मैप जारी कर रही है। अब इस कृषि रोड मैप में कहा जाता है कि इसकी वजह से काफी ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, काफी ज्यादा सुधार आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर आपको क्या लगता है, कृषि रोड मैप से क्या फायदा हुआ है, क्या बदलाव आए हैं? देखिए, आप दोनों कृषक समुदाय से मोटा मोटी आते हैं, आप दोनों, मैं तो हूं ही किसानों के सवाल पे खड़ा। कृषि रोड मैप को अगर ठीक से हम देखें तो उसमें कृषि कहाँ है? अगर हम पूरे रोड मैप को पढ़ लें तो उसमें कृषि कहाँ है? कृषि है ही नहीं। 12 विभागों का सम्मिलित बजट को हम कृषि रोड मैप कहते हैं। 12 विभाग में कृषि विभाग भी है। कहने को तो 3,10,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ कृषि रोड मैप पर, लेकिन कृषि पर कितना खर्च हुआ? हो सकता है करीब करीब 10 सालों में 30-40 हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे लोग, तो ये कृषि पर यही खर्च है। लेकिन कृषि इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। कृषि को इनपुट आता है एनर्जी डिपार्टमेंट से, कृषि विभाग को इनपुट आता है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से, पानी, कृषि डिपार्टमेंट को आता है क्रेडिट फैसिलिटी, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी, वो आता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जरिए। तो इस तरह से देखा जाए तो कृषि विभाग तभी आगे जाएगा जब ये चारों पांचों विभागों का सम्मिलित रूप से परफॉर्मेंस आए। इसके चलते कृषि विभाग आगे नहीं बढ़ रहा, इसीलिए व्यापक समीक्षा की जरूरत है। कृषि विभाग सबसे हाई प्रायोरिटी का विभाग, ये भारत के लिए नहीं, अमेरिका के लिए नहीं, दुनिया के लिए कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे टॉप प्रायोरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा। और कहा ही गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा विदाउट फूड सिक्योरिटी इम्पॉसिबल। जहां खाद्य सुरक्षा नहीं है वहां राष्ट्रीय सुरक्षा हो ही नहीं सकता। थोड़े से दाम बढ़ जाते हैं प्रोडक्शन घटने से, तो एक ही बार दाम में कितना इजाफा होता है? अब एक टमाटर उदाहरण है आपके सामने, थोड़े से उत्पादन बढ़ेंगे 10% और दाम में इजाफा हो जाएगा 1000%। तो ये डिमांड एंड सप्लाई जो चेन है उसको एनालाइज करना होता है, एक बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसको मैं बताता हूँ। कृषि सबसे टफेस्ट जॉब है और इस काम में लगे हुए जो सबसे इनकैपेबल लोग हैं, एज ए पॉलिटिशियंस, एज ए पॉलिसी मेकर, ऑफिसर्स, या जो हमारे जो लगे हुए इस क्षेत्र में, हमने लोगों में से सबसे जो काबिल है पूरी कृषि व्यवस्था में, मंत्री से लेकर नीचे खेत तक, तो वो मेरा मजदूर है, वो हमसे ज्यादा जानता है। उसको मालूम है कि कब हम, कितना मॉइस्चर है मेरे खेत में, कब हमको इसमें बीज डालना है, क्या इसमें हमारे हर्बिसाइड टॉलरेंस कैसे हम इसको इंप्रूव करेंगे, घास पतवार कैसे नियंत्रित करेंगे, कैसे उसमें हम रोधी, ये हमसे ज्यादा जानकार है। वो अभी भी बिहार के किसान अपने कंधे पर इस राज्य की फूड सिक्योरिटी को ढो रहे हैं। एक राज्य के रूप में हम देखें तो मैं नहीं मानता कि हम लोग सफल हैं और हमारी उपलब्धियां नकारात्मक है। मैं बता रहा हूँ, आश्चर्यजनक रूप से नकारात्मक उपलब्धियां हैं। आप ये आंकड़े कहेंगे डिपार्टमेंट के, हम नहीं कह रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, सब आपको मिल जाएंगे आंकड़े, गूगल कर लीजिए कि हमारे क्या उत्पादन है पिछले 10 सालों। तो उत्पादन के मामले में तो बिहार पीछे है ही, इसके अलावा और जिन चीजों के मामले में पीछे है उसमें से एक बहुत खास चीज आती है। एक तो जो कृषि श्रमिक की जो आय होती है, दैनिक आय, उसका अगर हम लोग हिसाब किताब देखें तो केरल में जितना आय होता है उसका करीब करीब 1/4 हो जाता है। इवन अगर हम लोग पंजाब से तुलना कर लें तो फिर आधा हो जाएगा, असम से भी तुलना कर लें तो काफी कम हो जाएगा। ऐसे में पलायन तो होगा ही। तो अगर इस सवाल को लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग रहने देते हैं, फिलहाल ये बताइए कि खाद और बीज की बिहार में क्या स्थिति होती है। जैसे कि अगर हम लोग यूरिया की बात करें, 264 रुपए 265 के आसपास का रेट है, तो क्या इस सरकारी रेट पर और समय पर खाद, बीज और जो कीटनाशक वगैरह होते हैं ये सब किसान को उपलब्ध है, या फिर इस सब में देरी होती है और इसकी वजह से समस्याएं होती होंगी? देखिए, मैं एक राजनेता के तौर पे
हम अपनी पार्टी अपनी सरकार को जो प्रोटेक्ट कर लें, लेकिन आम आदमी से पूछ लीजिए तो कृषि विभाग के परफॉर्मेंस से कोई संतुष्ट नहीं है। उसके कारण है कि कहा जाता है कि समय से अगर खेती ना हो तो खेती का कोई मतलब नहीं। का वर्षा जब कृषि सुखाई। तो खेती शुरू करने के लिए जो सबसे जरूरी है पानी, पानी मिलेगा नहरों से। तो बिहार में रोस्टर फिक्स नहीं है। इस जमाने में 15 जनवरी को लालू प्रसाद जी के राज में इस बिहार में नहरों में पानी दे देते थे, तो रोस्टर टूट गया बिहार में। 15 जून तक का पानी अता पता नहीं आता है। 15 जुलाई है, अब भी बहुत इलाकों में नहरें नहीं चल रही है बिहार में। बिजली किसान को सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी रख दिया गया बिहार में। भाई सबसे हाईएस्ट जब प्रायोरिटी एग्रीकल्चर है तो उसके लोएस्ट प्रायोरिटी क्या है? यहाँ आप बिजली दे रहे हैं, गाँव में कह रहे हैं 16, 18, 20, 22 2 घंटा हो बिजली अच्छी हुई। किसान को आप कृषि फीडर में 8 घंटा बिजली दे रहे हैं, 8 घंटा में कैसे खेती हो? तो जो लगातार जो चीजों की जरूरत है किसी क्षेत्र में, बीज का बीज निगम है हमारे यहाँ, वो नकली बीज बेचता है। किसान जिस भरोसे के साथ बीज लेके जाता है उसका वो ग्रेन के रूप में यूज करता। पूरे बिहार में बीज निगम का कोई भी बीज है किसान उपयोग नहीं करता, वो ग्रेन के रूप में खाने के रूप में यूज करता है। चलो लोग कहते हैं कि आखिर तब किसान क्यों बीज नहीं लेता है? क्योंकि उस पर सब्सिडी है, और सब्सिडी अगर काट दीजिएगा तो उसका जैसे गेहूं है तो 25 रुपए केजी बाजार में गेहूं है और सरकार उसको सब्सिडी देके 25 रुपए में गेहूं दे रही है, तो कहता है चलो बीज तो नहीं, कम से कम जानवर को खाने का तो काम आ जाएगा। तो इस तरह से सीड का हालत है बिहार में। सीड सर्टिफिकेशन नहीं है, एकदम नकली बीजों का बाजार पूरा पटा हुआ है, नकली पेस्टिसाइड्स का बाजार पटा हुआ है। अब मान लीजिए आपको एक्सपायरी डेट का कोई भी दवाई खा लीजिएगा, विटामिन हो, क्रोसिन हो, या जो भी दवा शरीर तो रिएक्शन कर जाता है। लेकिन यहाँ तो रोज हम बिहार में ऑलमोस्ट कोई चेक नहीं है। चेक रहेगा तब तक डेटा मिलेगा। सबसे तो बड़ी चीज है कि चेकिंग डेटा ही नहीं है। बेसिक डेटा नहीं है कि आप एनालिसिस कर सके। डेटा कैप्चर किया जाता है हमेशा डेली, उसको बोलते हैं हम लोग रियल टाइम डेटा कैप्चर करना, वो किसी चीज का प्रोडक्ट का, तब ना हम एनालिसिस करेंगे क्या शॉर्टफॉल है, ट्रैकिंग वो नहीं है। हम टेक्नोलॉजी का क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए क्या यूज कर रहे हैं? हम बिटकॉइन बना रहे हैं दुनिया में, एक फर्जी आभासी हम मुद्रा बना रहे हैं। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का अगर किसी क्षेत्र में हम यूज कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो हम खेत तैयारी से लेकर और खेत से लेकर पेट तक के बीच की जो प्रक्रिया है पूरा सैकड़ों, उस सैकड़ों प्रक्रिया को हम ट्रैक करके और डिजिटलाइज कर ले। तो एक बार अगर उपभोक्ता पटना शहर में किसी मॉल में जाए चावल खरीदे तो उसके बारकोड पर खाली अपना मोबाइल बारकोड के जरिए देखे तो पता चल जाएगा कि किस खेत से गुजरते हुए किस प्रोसेस से गुजरते हुए मेरे पास आया है, पहुंचा है। तो हम कहाँ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम तो टेक्नोलॉजी का यूट्यूब के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं दंगा फैलाने के लिए, इस राज्य में अपना हिंसा फैलाने के लिए। हम फॉल्स नैरेटिव सेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के बारे में मेरी धारणा साफ है। कलाम साहब ने कहा था कि मैं मिसाइल बनाया हूं, दोस्तों के लिए गुलाब का फूल और दुश्मनों के लिए एटम बम। तो हम लोग अभी आजकल एटम बम ले जाने का काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। बेसिकली गुलाब का खेती नहीं कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के जरिए। एक बड़ी विषमता है, मैं बता रहा हूँ बिहार के भीतर। एक और चीज की बात होती है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे पंजाब वगैरह में आया, कृषि का उत्पादन जो था अचानक काफी ज्यादा बढ़ गया। इसके साथ ही जो मंडी वगैरह की व्यवस्था थी वो काफी बदल गई। बिहार में अगर हम लोग उसी को देखें तो जिस चीज के लिए अभी हाल में किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, वो सारे सुधार जो थे, वो सारे बदलाव जो थे, करीब करीब वो सभी बिहार में 12-15 साल से लागू है। मंडी वगैरह जो है वो सरकारी ही नहीं है, अब निजी मंडियां भी हैं। बाहर के लोग आकर के पट्टे पर खेती वगैरह जो कर रहे होते हैं वो भी लागू है यहाँ पे। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन इन सब चीजों के बदलाव के बावजूद बिहार तक पहुंचा क्यों नहीं? कहाँ अटक गया? देखिए, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए ये मंडी कानून की जो न्यू एग्रीकल्चर जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले आई, जो बिहार में 2006 से इम्प्लीमेंटेड है। तो बिहार एक यूनिक केस हुआ कि यहाँ वो कानून जिस एग्रीकल्चर कानून की समीक्षा की बात कर रहे हैं जो भारत सरकार में, जिसके विरोध में देश के किसान गए थे और वापस देना पड़ा, वो तो बिहार में 17 साल पहले से है।
तो जरूर बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ना चाहिए था। अगर वो नीति सही है जो मोदी जी ने दिल्ली में लाया, तो बिहार को जब राजा होना चाहिए था, यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को राजा हो जाना चाहिए था। यहाँ तो सारे नियम लागू हैं जो मोदी जी चाहते थे, जिसको वापस जाना पड़ा। लेकिन आज भी हम सबसे कम आमदनी वाला राज्य है। करीब 42-4300 रुपया पर मंथ प्रति व्यक्ति आय है। पंजाब में 18-19 करीब 6 गुना का अंतर है। 6 गुना का। ये एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा देश में 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, हाई डेंसिटी, कल्पना से परे। और उसमें भी बिहार करीब 1500 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। देश में 500, लेकिन बिहार में 1500। हम निजी क्षेत्रों के भरोसे नहीं छोड़ सकते इतनी बड़ी आबादी को। हमारा इंटरवेंशन रहेगा मार्केट में एज ए गवर्नमेंट, एज ए इनपुट के मामले में प्रोडक्शन को सब्सिडाइज करेंगे हम, चीजें सस्ती हो, और एज ए मार्केट में इंटरवेन करेंगे कि चीजें सस्ती ना बिके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बिके। ये दोनों ही स्तरों पे राज्य सरकार को जो मजबूती से खड़ा होना चाहिए, वो निजी क्षेत्रों के भरोसे छोड़ दिया लोगों ने। ठीक है, हवाई जहाज चल सकता है निजी क्षेत्र के भरोसे, ये बिहार तो निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़ दिया गया, जो सबसे कम आय वाला राज्य है इस देश में। और जब सबसे कम आय है तो सबसे अधिक पलायन भी बिहार के पास है। शायद देश चाहता है कि बिहार गरीब रहे, क्योंकि उनको मजदूर चाहिए देश को। इसीलिए देश को चिंता नहीं है बिहार आगे जाए न जाए। हम बिहारियों को ही चिंता करना होगा कि हम अपनी दशा और दिशा को कैसे ठीक करें। इसके लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। बिहार गरीब रहेगा, देश के धन्ना सेठ, उद्योगपति, अडानी अंबानी वो खुश रहेंगे, याद रखिए। इसीलिए बिहार के बारे में कोई आप देखे होंगे कि बिहार जब पीछे छूट गया तो बिहार पे चर्चा बंद है दिल्ली में, सिवाय इसके दुर्दशा का चर्चा। दुर्दशा से निकलना होगा सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक प्रयासों के जरिए, पक्ष विपक्ष छोड़ करके एक नीतिगत निर्णय लेना होगा बिहार के किसानों के पक्ष में, जिससे कि बिहार एक रास्ते पर आ सके, क्योंकि 14 करोड़ आबादी वाला बिहार। अब एक अंतिम सवाल कृषि से जुड़ा हुआ। एक चीज होती है फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। अब बिहार में अगर परंपरागत रूप से देखें तो हम लोग अदौरी बनाने से लेकर के सुखौती बनाने तक, उस सब में हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते रहे हैं। किसी न किसी तरह से फूड को स्टोर किया जाता रहा है ताकि उसको बाढ़ के समय में इस्तेमाल किया जाता रहे, या फिर कभी अगर सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, उस समय इस्तेमाल किया जा सके। तो ये जो स्टोरेज का जो परंपरागत तरीका था वो तो बंद हुआ ही, नए तरीके भी लागू नहीं हुए। फिलहाल अगर हम लोग बात करें कि भाई टमाटर से टमाटो प्यूरी बनाते हैं कि नहीं, तो ये तो बहुत आगे की बात हो जाती है। अगर हम लोग ये पूछ लें कि धान से जो राइस बनाने का, चावल बनाने का जो राइस मिल होता है वो है कि नहीं, तो वहां भी स्थिति बहुत खराब दिखती है। तो ये जो कोल्ड स्टोरेज से लेकर के फूड प्रोसेसिंग तक का बिल्कुल बीच का चेन था जिसमें हम लोग कुछ कर सकते थे, इसमें बिहार की क्या स्थिति है अभी? असल बिहार के भीतर जो कानून नहीं होने से समस्या खड़ा हो रहा है। देखिए, कानून क्या है? कानून ड्राइवर होता है सिस्टम को चलाने के लिए। कोई सिस्टम हो, उसको चलाने के लिए हम एक ड्राइवर रखते हैं, तो कानून ड्राइवर का काम करता है। आप 5 करोड़ की मर्सिडीज दरवाजे पे खड़ा कर दें, उसको चलने नहीं लगेगी, उसके लिए ड्राइवर चाहिए। ठीक उसी तरह से बिहार को मंडियों को चलाने के लिए, बिहार की फूड प्रोसेसिंग को चलाने के लिए कानून की जरूरत है, लीगल फ्रेम जरूरत है। तो हमारे लीगल प्रोटेक्शन नहीं होने से इस देश, इस राज्य के भीतर निवेश नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट सरकार के भी स्तर पे होना चाहिए। उसमें भी मैं जब मिनिस्टर था तो मार्केटिंग के लिए हमने 2700 करोड़ रुपए का प्रोविजन करवाया, स्पीड अप कराया। लेकिन 2700 करोड़ रुपए छोटा रकम है। बिहार में 3 लाख करोड़ रुपए की निवेश की जरूरत है केवल फूड प्रोसेसिंग के मॉडर्नाइजेशन के लिए, फूड ग्रेन के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन को खड़ा करने के लिए। हम दुनिया के बाजार में हम कैसे मुजफ्फरपुर की लीची को बेच सकें, हम जर्दालू और जर्दा आम कैसे हम लंदन के बाजार में हम बेच सकें, हमारे जो यूनिक प्रोडक्ट है इस बिहार के भीतर, मखाना कैसे हम अमेरिका के बाजार में हम बेच सकें। बिक रहे हैं, ये तमाम चीजें दुनिया के बाजार में बिक रहे हैं, लेकिन बिहार के प्रोडक्ट के रूप में नहीं बिक रहे हैं। वो मुंबई के प्रोडक्ट के रूप में, कलकत्ता के प्रोडक्ट के रूप में, दिल्ली के प्रोडक्ट के रूप में भी बेच रहे हैं। इसका खामियाजा क्या है कि बिहार के किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। आप देखेंगे कि वहां पे जिस दर में 1200 रुपया से कम मखाना का रेट नहीं है दिल्ली में, लेकिन इस बिहार में 25 रुपए केजी मखाना का दाम मिला दरभंगा के इलाके में।
सरकार के स्तर पे हम एक पॉलिसी मेकर के रूप में फेल कहा किए कि हमने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए हमने किस नीति पर चला? प्रोडक्शन बढ़वा दिया। अब ये डिमांड सप्लाई प्रॉब्लम खड़ा हो गया। हमको मार्केटिंग में पैसा लगाना चाहिए था, हमको जो उत्पादन है उसी को उसका वैल्यू एडिशन कर देना चाहिए था, किसानों की आय बढ़ जाती। हमने वो काम नहीं किया, हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। जो 250 रुपया किलो मखाना था तो दिल्ली में 1200 बिकता है, जो अभी भी 1200 का बिक रहा है, बिहार के किसानों को 250 रुपया से वो घट के चलाया 25 रुपया के जी, 30 रुपये के। तो फेलियर कहाँ है? हमने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया स्टेट के रूप में वो प्रोडक्शन पे कर दिया। मैं अभी भी कहता हूं कि बिहार में किसानों को इनपुट कॉस्ट की जरूरत नहीं। हम हजारों साल से हम खेती कर रहे हैं, सरकार तो नहीं थी, डेमोक्रेटिक सरकार है, तो 50-60 सालों में आई है। तो उस समय कौन इनपुट देता था किसानों को? कोई नहीं देता था। किसान हुनरमंद है इस देश में, सहस्त्राब्दियों से अपने हेरिडेटरल अपने नॉलेज के जरिए वो अपना नॉलेज ट्रांसफर करता है पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, और उसके जरिए कृषि क्षेत्र को आगे ले जाता है। हमारे पास फूड प्रोसेसिंग का और मार्केटिंग का भी मेरे पास नॉलेज था। हम दुनिया पे राज कर रहे थे, भारत के लोग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 24% ब्रिटिश हुकूमत के आने से पहले थे, तो 24% में हमको मिनरल्स और माइंस नहीं बेच रहे थे। तब सर्विस सेक्टर का जमाना नहीं था। तब हम क्या कर रहे थे? हम अपने देश के खाद्यान्नों को प्रोसेस करके दुनिया के बाजार में ले जा रहे थे। हमारे केरल के मसाला से लेकर के तमाम हमारे जो इसको मिलेट के नाम पे जिसको हम लोगों ने भूल गए थे, ये तमाम चीजें हम अपने परंपरागत खेती को बर्बाद कर दी। हमारे शिल्प उद्योग दुनिया में नाम था, आज बांग्लादेश का शिल्प अभी भी बेच रहे हैं, लेकिन भारत के लोग नहीं बेच रहे हैं। भागलपुर का तो खत्म हो गया शिल्प। हम जो समस्या खड़ा किए हैं वो एक लंबी समस्या खड़ा किए हैं, सभी लोग मिल करके, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसमें शामिल हूं। इसलिए जो ही मैं एक्सक्लूड करूंगा, मैं बाहर करूंगा, तो लोग कहेंगे कि ये राजनीति कर रहा है। और बिहार में राजनीति बहुत अच्छी होती है, बाकी काम हम लोग क्या अच्छा करते हैं बिहार को लोग जानते हैं। ठीक है सर, कृषि पर बातचीत को हम लोग फिलहाल यहीं विराम देते हैं। अंत में कृषि के बेहतरी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं बेहतर कृषि के लिए? बिहार में मेरी जो मान्यता है कि हमारे पास एक मंडी लॉ होना चाहिए, और मंडी लॉ के बाद जो हमारी जो मार्केटिंग के लिए मल्टीपल एजेंसी होना चाहिए, मल्टीपल एजेंसी होना चाहिए जिससे हमारा ट्रांसपेरेंट हो बिक्री। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है, धान गेहूं में पैक्स, सरकारी पैक्स खरीदते हैं, उनका मोनोपोली है और वो 300 रुपया ले लेते हैं, उसको कट कर लेते हैं, कट मनी। जबकि वो 300 रुपया छोड़िए, जो उसको मूलधन भी मिनिमम है, मतलब उससे नीचे आने का मतलब किसानों को घाटा होगा। और हम इसीलिए इसको कैसे ठीक करेंगे? तो मेरा मानना है कि मल्टीपल एजेंसी होना चाहिए। कई एजेंसी जब कंपटीशन करेगी तो मोनोपोली खत्म हो जाएगा और इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। और मंडी होना चाहिए जहां एग्रीगेट कर सके प्रोडक्ट को, और उसको हम वहां पे हम सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, और अगर हम फ्रेश में है, अगर वेजिटेबल में, फ्रूट में है, तो उसको फ्रेश के लिए सप्लाई या लॉजिस्टिक चेन खड़ा करना होगा हमको। और हम इसको अगर प्रोसेस कर दें, वैल्यू एडिशन कर दें, तो उसके लिए हमको कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत होगी। इसमें हम लोगों को सरकार के तौर पे जितना बजट है 5000 करोड़ रुपया, मेरे जैसा व्यक्ति को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। हम 5000 करोड़ से इस देश में, हम इस देश में, इस राज्य में, देश के लोगों से इस राज्य में हम 2 लाख करोड़ रुपया का निवेश ला सकते हैं, 3 लाख करोड़ रुपया का निवेश ला सकते हैं। बहुत छोटा अमाउंट चाहिए, कोई जरूरत नहीं, 1 साल का बजट तो काफी है इसके काम के लिए। हम पीपीपी मोड में जाएंगे, हम पब्लिक तो है ही ना, इसी देश के नागरिक है ना। हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए एक माहौल चाहिए, और माहौल के लिए उसको प्रोटेक्शन चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन चाहिए, कानून चाहिए। है ही नहीं बिहार में, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तमाम लोग जो चाहते हैं कि बिहार को आगे ले जाए, इसके लिए हम लोग को, सभी लोगों को सामूहिक प्रयास करना है।